आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्ध विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुए तो दहशत फैल गई। लखनऊ में बसंत पंचमी के दिन एसटीएफ ने बम विस्फोट की साजिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार हुए पीएफआई के मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन और फिरोज खान के मंसूबे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लखनऊ सहित देश के कई हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट की बड़ी साजिश को यूपी एसटीएफ ने नाकाम कर दिया। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया तो सनसनी फैल गई। गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम असद बदरुद्दीन और फिरोज खान हैं। दोनों अपने नापाक मंसूबों को लेकर केरल से लखनऊ पहुंचे थे। इनकी योजना देश भर में कई प्रमुख स्थानों पर बम धमाके की थी। निशाने पर कई हिंदूवादी संगठन भी थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, कई खुलासे हुए। दरअसल इनको विस्फोटक से आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी गई थी और ये दोनों बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। नौजवानों के मन में जहर घोल रहे थे बदरुद्दीन और फिरोज। एसटीएफ की अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बदरुद्दीन और फिरोज करीब 12 शहरों में वर्ग विशेष के नौजवानों के मन में सरकार और सिस्टम के खिलाफ जहर घोल रहे थे। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठनों और नेताओं को निशाना बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। गिरफ्तार होने के बाद जब यूपी एसटीएफ ने कड़ाई से पीएफआई के इन 2 आतंकवादियों से पूछताछ की तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। दरअसल गिरफ्तार हुए दोनों आतंकी केरल से आए थे। यूपी के कई जगहों पर फिदायनी हमले की योजना थी। कुल 12 शहरों में मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग दी गई थी। बम से खुद को उड़ाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी गई। इन आतंकियों के निशाने पर कई हिंदूवादी संगठन थे। सभी लोग जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं ये पीएफआई के हायरार्की में काफ़ी ऊपर के लेवल पर हैं और इन लोगों ने इनके पास से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस मिला है, इनके पास से डेटोनेटर मिला है, इनके पास से एक पिस्टल मिली है, रेलवे टिकट्स मिली हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि ये मूव कर रहे थे। दरअसल पीएफआई की योजना प्रमुख हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की थी। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। ये विस्फोटक कई अन्य लोगों में बांटे जाने थे और घटनाओं को अंजाम दिया जाना था। गिरफ्तार पीएफआई के आतंकियों में बदरुद्दीन पीएफआई का कमांडर है, जबकि फिरोज असलहों का एक बड़ा ट्रेनर। पीएफआई एक आतंकी टेररिस्ट संगठन है। पूरे विश्व में आप इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक एक आतंकी संगठन है और इसका काम ही यही है कि अलग अलग देशों में आतंक फैलाना और खासकर हमारे देश में एक ही समुदाय के लोगों को, पर विपक्ष के लोगों को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि पीएफआई के तमाम ऐसे सदस्य हैं जिनको हम लोग भी जानते हैं, एजेंसियां भी जानती हैं। उसका खुलासा भी हम करेंगे। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं विपक्ष की, उनको उसको निकाल कर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग हैं। हमारी एजेंसियां लगातार इसका खुलासा कर रही हैं, उसके बाद भी विपक्ष के लोग इस पर मौन क्यों हैं? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, प्रियंका वाड्रा जी को देना चाहिए, इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। बदरुद्दीन और फिरोज के निशाने पर कई हिंदूवादी नेता थे और वो उत्तर प्रदेश में धमाकों के माध्यम से आतंक पैदा करना चाहते थे। मैं सबसे पहले पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ और तमाम एजेंसीज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी सतर्कता के नाते से एक बड़ी घटना टल गई। उत्तर प्रदेश में पीएफआई से जुड़े तत्व कई वर्षों से सक्रिय हैं। अभी हाथरस की जब घटना हुई थी उस समय भी पीएफआई एसडीपीआई का नाम सामने आया था और आज फिर पीएफआई से जुड़े ये दोनों आतंकवादी पकड़े गए हैं। यूपी एसटीएफ को 11 फरवरी के दिन इनके लखनऊ में दाखिल होने का इनपुट मिला था, लेकिन बसंत पंचमी के दिन कुकरेल तिराहे के पास से इन दोनों आतंकियों को धर दिया गया और एक बड़ी साजिश नाकामयाब हुई। वर्ग विशेष के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर जोड़ने वाला संगठन अब बेनकाब हो चुका है। कई हिंसक गतिविधियों में पीएफआई का नाम सामने आ गया है। हाथरस कांड के बाद मथुरा से भी पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए थे और उनके कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन का महासचिव रऊफ शरीफ भी गिरफ्तार हुआ है और उसको एसटीएफ ने मथुरा कोर्ट में पेश किया है। पीएफआई के दोनों आतंकियों से 16 विस्फोटक डिवाइस, बैटरी, डेटोनेटर और लाल रंग के तार बरामद हुए और गिरफ्तार हुए पीएफआई के इन 2 आतंकियों पर यूपी एटीएस के थाने में भी एफआईआर दर्ज हो गई है।
देशद्रोह समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसका मतलब साफ है कि अब आगे की तफ्तीश एंटी टेररिज्म स्क्वाड करेगा। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए रिपोर्ट। परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम को फांसी देने की तैयारी तेज हो गई है। आजाद भारत के बाद शबनम पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। राष्ट्रपति ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। ये पूरा मामला क्या था, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। 15 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम के इश्क की खूनी दास्तां फांसी के नजदीक पहुंच गई। शबनम और उसके आशिक सलीम को फांसी की सजा मिलना अब तय हो गया है और राष्ट्रपति ने शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी। शबनम ने जो कांड 15 अप्रैल 2008 की रात किया था, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कि पहले इनको नशा दिया, नशे के बाद में ये सब बेहोश हो गए। सलीम को बुलाया, कुहाड़ी लेके आया, वो उसको उन्होंने गले वाले काटे। इनकी मम्मी को इतना कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उनका वो हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, उन्हें नशा नहीं हुआ था। तो वो जाग रही थी, वो कह भी रही थी कि शबनम ऐसा काम मत करे। वो बता रही थी शबनम, हमने तो सुना नहीं था कानों से, लेकिन वो बता रही थी कि मेरी अम्मी कह रही थी कि शबनम तू ऐसा मत करे। तो उनकी एक उंगली भी कट गई थी जबरदस्ती जब उनका गला काटा था। घटना का खुलासा होने के बाद से ही शबनम और उसका प्रेमी सलीम मथुरा की जेल में बंद हैं। इनके मुकदमे की सुनवाई के बाद अमरोहा की जिला अदालत ने 2010 में दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बरकरार रखा। और अब देश को राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। शबनम ने परिवार के जिन 7 सदस्यों की निर्मम हत्या की थी, उनके कब्र आज भी उसी गाँव में है। खौफ और नफरत का आलम यह था कि गांव के लोगों ने अपनी बेटियों के नाम तक बदल दिए थे। और अब जब शबनम को फांसी होने जा रही है तो पीड़ित परिवार खुशी जाहिर कर रहा है। अब जो मुजरिम है उसे तो सजा होनी चाहिए और जब उसने 7 काटे हैं तो फांसी की होनी चाहिए। अनपढ़ नहीं है, छठा पास तो है ही वो। शबनम सलीम नाम रखना ही हाँ, गांव में नहीं रखा है शबनम। और उस वक्त में तो बहुत जोर ने बदला भी था अपनी लड़कियों का नाम। 12 साल बीत गए। चलिए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। मामला अमरोहा के हसनपुर तहसील के गांव बाबनखेड़ी का है। शबनम ने 15 अप्रैल 2008 की रात प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माता पिता और 10 महीने के मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की। शबनम ने कुल्हाड़ी से गला काटकर परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या से पहले शबनम ने परिवार के सदस्यों के खाने में नींद की गोली मिलाई थी और उन्हें सुला दिया था। शबनम के परिजन सलीम से उसके रिश्ते का विरोध कर रहे हैं। हसनपुर तहसील के गांव बाबनखेड़ी के रहने वाले मास्टर शौकत अली की बेटी शबनम इश्क में ऐसी अंधी हुई थी कि उसने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे डाला। मरने वालों में शबनम के माता पिता सहित उसका 10 महीने का एक मासूम भतीजा भी शामिल था। तो दया याचिका खारिज होने के बाद मथुरा जेल में महिलाओं के फांसी घर के मरम्मत की तैयारी तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यही शबनम को फांसी दी जा सकती है। 1947 यानी आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब देश में किसी महिला को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। रिपोर्ट न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फर्रुखाबाद की। यहां एक मकान से 2 शव बरामद हुए तो हड़कंप मच गया। दोनों शव पति पत्नी के थे। पुलिस को सूचना मकान मालिक ने दी थी। रिपोर्ट देखिए। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में किराए पर रहने वाले एक दंपत्ति का दरवाजा जब काफी देर तक नहीं खुला तो मकान मालिक को शक हुआ। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद जब मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा तो उसके होश उड़ गए। दोनों यानी पति पत्नी के शव कमरे में मिले। पत्नी का शव जमीन पर पड़ा था तो पति का शव फंदे पर झूल रहा था। आनन फानन में मकान मालिक गंगाराम ने पुलिस को उसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही कोतवाली के इंस्पेक्टर, अपर पुलिस अधीक्षक और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू हुई। सोनू है और इनकी वाइफ है पुष्पा। ये कमरे में मृत पड़े हुए हैं और इस बात की सूचना फतेहगढ़ कोतवाली को मिली तो पुलिस आ गई है, फील्ड यूनिट आ गई है। हम लोग इस बात की जाँच पड़ताल कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इन लोगों के सब यहाँ पर बराबर हुए हैं। जो अभी तक ज्ञात हुआ है बातचीत करने में
ये जो पति है ये शराब पीता था और इसको लेके आए दिन विवाद होता था। ये कब से रह रहे थे आपके? व्यवहार कैसा था? व्यवहार कैसा था इनका वैसे? व्यवहार के आपस में लड़ते थे। अब आपस की लड़ाई हो क्या बोलते थे, हमें भगा देगा था। कहता बाबा तुम अंदर जाओ, ये हमारा आपसी मामला हम निपट लिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि मृतक पति शराबी था और इसको लेकर रोज पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि विवाद के बाद शराबी पति सोनू ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की और बाद में खुद भी फांसी लगा के जान दे दी। हालांकि पुलिस हत्या के एंगल पर भी तफ्तीश कर रही है। फर्रुखाबाद से न्यूज़ 18 के लिए सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट। भदोही में एक भाई बहन को इंसाफ दिलाने के लिए 1 महीने से संघर्ष कर रहा है। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे मार डाला। क्या सच में ऐसा हुआ? फिर पुलिस इसे खुदकुशी क्यों कह रही है? ये साल 2017 का वीडियो है। दूल्हा मुस्कुरा रहा था, दुल्हन भी जीवन साथी पाकर खुश थी। तस्वीरों को देखने पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये शादी जबरन हुई होगी, लेकिन आरोप है कि ये हंसी एक फरेब है, ये खुशी एक धोखा है और इसी दगाबाजी की वजह से दुल्हन सरिता की जान चली गई और 13 जनवरी से भाई बहन के लिए इंसाफ मांग रहा है। बता दें आपको कि हमारी जो है सिस्टर जिसकी शादी आज से 3 साल पहले लक्ष्मी ने अहिमनपुर गांव में अशोक मिश्रा, प्रदीप मिश्रा के जो पुत्र हैं, प्रदीप कारपेट वाले, उनके पुत्र से शादी हुई थी। और शादी में हमारे पिताजी ने अपनी ज़मीन बेचकर उनके मांग अनुसार करीब 14 लाख रुपया नकदी और गहना दहेज में जो दे सकते थे अपने ताकत से ज़्यादा सारी चीज़ें की, जैसा उनका डिमांड था उस हिसाब से शादी पूरी की। शादी के बाद ये जोड़ा 3 साल तक एक साथ रहा, लेकिन 13 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में सरिता की मौत हो गई। भाई ने थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। करीब 45 लाख रुपया खर्चा करके हम लोगों ने शादी की थी और 13 जनवरी 2021 को अभी दहेज प्रताड़ना करते हुए हमारी बहन का पूरे परिवार ने मिलकर जो है हत्या कर दिया है और उसे जो है आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इसमें पूरी तरीके से लिप्त है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस पर मिली भगत के आरोप। आखिर इस आरोप के पीछे की कहानी क्या है? क्यों सरिता के भाई दहेज हत्या का मामला बता रहे हैं, जबकि शादी के वक्त भदोही के अहिमनपुर गांव के अशोक मिश्रा काफी खुश दिखाई दे रहे थे? आखिर 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मामला दहेज हत्या तक पहुंच गया? देखिए, जैसा कि मैं इस केस में जो है FIR जब दर्ज कराया हूं पुलिस को, तो उनको भी बताया हूं कि इसमें अशोक मिश्रा जो है ये शादी के पहले से ही किसी लड़की जो है वैशाली वर्मा नामक लड़की से इनका जो है अवैध संबंध रहा है। ये शादी करना नहीं चाहते थे। इनके माता पिताजी ने जो है दहेज के लालच में ज़बरदस्ती शादी करवाई। हम लोगों को अंधेरे में रखते हुए किसी प्रकार की कोई जानकारी इस विषय में थी नहीं उस वक्त। और शादी होने के बाद ये लोग जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे हमारी बहन को कंटिन्यू। इसी आधार पर भाई ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने जो अब तक जितनी भी एविडेंस दी हैं तो उससे यही लग रहा है कि वो सुसाइड का मैटर है। अभी दहेज का कोई भी एविडेंस नहीं आई है हमारे पास, अभी बेचना चल रही है। जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो लेटर वगैरह मिले हैं, उसके बारे में उन्होंने कहना है कि साहब ये फोर्स्ड हैं। तो हमने उनसे उनकी राइटिंग के भी मांगा था तो उन्होंने कहा था कि साहब हमारे पास डायरी है हमारे बहन की। तो हमने उनसे कल ही कहा कि आप डायरी हमको दे दीजिए और जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है उसको हम दोनों के फैसल भेज देंगे, तो वहाँ से वो तय हो जाएगा कि ये लेटर फोर्स्ड है या सही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में पति अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साक्ष्यों की जांच की जा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस की जांच में लापरवाही बरती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए भदोही से दिनेश पटेल की रिपोर्ट।
इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। हॉस्पिटल में मारपीट की गई है। तीमारदारों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की है। हेडगेवार हॉस्पिटल्स का ये मामला है। सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। मारपीट में 2 डॉक्टर घायल हो गए हैं। डॉक्टर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। तो दिल्ली की ये तस्वीर है, एक हॉस्पिटल की ये तस्वीर है जहां पर मारपीट की गई। नोएडा से खबर है। बच्चे की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म के बाद बच्चे की हत्या हुई थी। पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने ही हत्या की थी। 18 अक्टूबर को बच्चे की हत्या की गई थी। सेक्टर 49 थाना इलाके से गिरफ्तारी की गई है। सेक्टर 49 पुलिस टीम को कामयाबी मिल गई है और इस घटना में 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं। एक लड़का 14 साल का उम्र है और एक और लड़का 13 साल का उम्र है। ये 2 बच्चे उन्हीं का जो मृतक का साथ खेलते थे, उसी मोहल्ले में रहते थे। जो 14 साल और 13 साल का बच्चा जो जिनको हम लोग अभी इस मुकदमा में खुलासा किया है, इन दोनों बच्चों को चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कानून का जो इन लोगों को टर्म यही दिया जाता है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। इसी तहत इन लोगों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी हम लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करेंगे। इटावा में एक महिला के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस महिला सिपाही पर मारपीट का आरोप लगा था, दरअसल उसके साथ ही कुछ लोगों ने पहले मारपीट की और फिर खुद ही महिला सिपाही पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगा दिया। इस मामले में फ्रेंड्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरक्षी अपने आवास में अंदर ऊपर गई तो उक्त आवास में जो पहले से जो लोग रह रहे थे वो सब उसके आवास पे आकर उस महिला आरक्षी के साथ मारपीट की और उसके साथ अभद्रता की। इस सूचना पर 18 फ्रेंड्स कॉलोनी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की गई। जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, उस संबंध में जांच की जा रही है। और यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे। शामली से खबर है, जहां सरेआम हुई मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल सहारनपुर से शामली जा रही बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने बस को रुकवाया और ड्राइवर को बेरहमी से बस से नीचे खींचकर उसकी पिटाई की। बीच सड़क लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह पीटा है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान यह हमला किया गया है। पुलिस के वीडियो बनाने पर हमला किया गया है। सीओ अभय पांडे ने गनर अनिल को पीटा गया है। सीओ सिटी की वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की गई है। दोनों दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर कोतवाली के सदर चौराहे की ये घटना है। जौनपुर में ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में 2 युवक को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। बता दें कि दोनों युवक एक घर में छत के रास्ते घर में घुसे थे। परिजनों के हल्ला मचाने पर आसपास के लोग आ गए और चोर को पकड़कर पेड़ से बांध दिया, जिसका फोटो भी वायरल हो रहा है। घटना खुटन थाना क्षेत्र के कृष्णपुर गांव की है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।